अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज मजदूरों का आलमी दिन है तो हम तमाम मजदूरों को सलाम पेश करते हैं और आपकी तवज्जो दिलाते हैं पाकिस्तान के मजदूरों पर और आपको दिखाते हैं कि उनके क्या हालात हैं। दुनिया भर में आज मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया तो जा रहा है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान में मेहनत कश आज भी इस्तेहसाल का शिकार और जायज मुआवजे से महरूम हैं। 1 मई 1886 को शिकागो के मेहनत कशों ने सरमायादारों के गुलामाना रवैये के खिलाफ पुरअमन अलम बगावत बुलंद किया, ताहम उन्हें अपना जायज हक मांगने की सजा कीमती जानों की कुर्बानी देकर अदा करनी पड़ी थी। पाकिस्तान में 62 मिलियन के करीब मजदूर हैं, जिनमें से 70% टेक्सटाइल, कॉटन और गारमेंट के शोबों में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में गैर हुनरमंद मजदूर के लिए कम से कम उजरत 15,000 मुकर्रर है, जो कि नहीं दी जाती, जबकि हुनरमंद अफराद के लिए उससे ज्यादा तनख्वाह मुकर्रर की गई है, लेकिन उनको गैर हुनरमंद मजदूरों जितनी तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा कारखानों में 9-10 बल्कि 12 से 15 घंटे भी काम लिया जाता है, जबकि मुकर्रर करदा औकात कार 8 घंटे हैं। मजदूरों के अहम मसाइल में तवील औकात कार, कम उजरत, सेहत, सफाई और इंश्योरेंस की सहूलियात की अदम फरामी सर फहरिस्त है। यही वजह है कि न सिर्फ मजदूर खुद बल्कि उनके बच्चे भी कम उम्र में ही मेहनत मजदूरी पर लग जाते हैं। पाकिस्तान में बच्चों से मुशक्कत करवाना कानूनन मना है, लेकिन यूनिसेफ के एदाद शुमार के मुताबिक आज भी करीब 1 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे जिंदा रहने के लिए मजदूरी करने पर मजबूर हैं। और नाजरीन, अब बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ और बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब और नून लीग ने अपने इलेक्शन का आगाज किया है साहिवाल से और उनका स्लोगन है वोट को इज्जत दो। जलसे जुलूस, क्या मियां नवाज शरीफ की यही तकदीर है क्योंकि वो इंतखाबी अमल से बाहर हो गए हैं? वोट को इज्जत दो का नारा मारने वाली जमात वोटर्स को इस नारे से पोलिंग बूथ तक ला पाएगी? और क्या नवाज शरीफ की अपनी नून लीग इस एजेंडे के पीछे खड़ी होगी? इस इंतखाबी अमल में इमरान खान की काबिलियत पीटीआई की केपीके में कारकर्दगी से जांची जाएगी। क्या वो वोटर्स को खींचने के लिए काफी होगी? मुस्लिम लीग नून इलेक्शन इंजीनियरिंग और पीपीपी इलेक्शन में ताखीर होने के खदशे का इजहार कर चुकी है। कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि एक बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार मुंतखब होंगे जो संजरानी फार्मूले के तहत अपना वजीर आजम मुंतखब करेंगे, जिसको तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल होगी। मगर पीएमएलएन की क़यादत ने अपने खदशे का खुलकर इजहार किया है। हमें पता है कि आपने खुफिया मुआहिदा कर लिया है, आपने तीर वालों को वोट देने का फैसला कर लिया है। ये बिल्कुल ठीक है कि 2 नहीं 1, इमरान और जरदारी 2 नहीं, ये बिल्कुल 1 है। इसका मुजाहरा हो चुका और इसका मुजाहरा आप करेंगे। एक सदर का कैंडिडेट है, दूसरा वजीर आजम का। अब ऊपर से ऑर्डर की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वो बनी गाला से आया। बनी गाला ऊपर है, ऊपर से मतलब आप भी जानते हैं कि नहीं जानते? ऊपर से ऑर्डर आया, क्या मतलब है? क्या मतलब है ऊपर से ऑर्डर आया है? अगर हमने यार आपने मैंने भी ऊपर से ही ऑर्डर लेने हैं, फिर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। ऊपर से ऑर्डर लेते हो, ऊपर से ऑर्डर लेते हो और तब्दीली की बात करते हो। आज कहां है हुकूमत की रेट, मुझे बताएं। मैं शहबाज साहब से पूछता हूं, मैं उनसे पूछता हूं, शाहिद खान अब्बासी साहब से कि कोई रेट है आपकी, इनसे भी पूछता हूं, इनसे भी पूछता हूं, वो बैठे हैं मेरे साथ, उनसे भी पूछता हूं, कोई अथॉरिटी है आपकी बतौर हुकूमत? एक डिफाइनिंग मूवमेंट है, तब्दीली का वक्त आ गया है और हमें अब सबको खड़े हो जाना चाहिए। कौम जब खड़ी हो जाएगी, कौम का बहुत बड़ा हिस्सा जब खड़ा हो जाएगा, क्या कोई आपका बिगाड़ सकता है? क्या वाकई वोट को इज्जत दो वालों के खिलाफ अगला इलेक्शन मैनेज हो चुका है, जिसका एक पहलू नवाज शरीफ को जेल भेजना होगा? सवाल ये है कि अगर टर्न आउट हुआ तो क्या इतना बड़ा इलेक्शन मैनेज हो सकता है? मीडिया पर जो कदगने लगी हैं, इसका इलेक्शन पर क्या असर होगा? क्योंकि अब मीडिया अवामी राय बनाता है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने सियासी पंडित्स को दावत दी है। इस वक्त लाहौर के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल वड़ाइच साहब।
अपना प्रोग्राम करते हैं जियो पे और काफ़ी मशहूर प्रोग्राम है। ज़ियाउद्दीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, तज्ज़िया निगार हैं और इनका काफ़ी तवील अरसे से सहाफ़ी हैं और 50 साल का इनका एक्सपीरियंस है। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अवैस तौहीद साहब, ये भी अपना प्रोग्राम करते हैं, कैपिटल टीवी पे तज्ज़िया निगार हैं, सहाफ़ी हैं। सबसे पहले ज़िया साहब आपसे बात शुरू करती हूँ। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब टेलीविजन के ऊपर आके इतराफ़ कर लेते हैं कि उन्हीं की जो हुकूमत है वो उनके हाथ में नहीं है और वो बार बार शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि आप बताएं कि आपके हाथ में कितना कुछ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या हुकूमत ये नहीं चला रहे? वो अपने तजुर्बे की बात कर रहे हैं कि जब वो हुकूमत कर रहे थे तो उन्हें पता था कि उनके पास कितनी, उनकी खुद की रिट कितनी हुकूमत पर, यानी ये जो क्राइसिस है इस वक्त जो उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की, वो मुझे लगता है कि वो उसको याद दिला रहे थे। वो शायद खाकान अब्बासी साहब से और शहबाज शरीफ साहब से यही पूछ रहे थे कि भाई तुम कितने फैसले जो करते हो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है और तुम कितने फैसले कर सकते हो इन हालात में, जो डोमेन है सियासतदानों का वो कितना लिमिटेड है। मेरा ख्याल है कि मकसद उनका वही था। जी, मगर अवैस साहब ये बताइए कि आपको याद होगा कि जावेद हाशमी साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब जुडिशल मार्शल लॉ एक तरीके से लग जाएगा, जिसका हवाला मियां नवाज शरीफ साहब आज भी देते हैं। और उन्होंने ये बात कोई 2-3 साल पहले कही थी और कहा था कि इमरान खान साहब ने मुझे फोन किया था और कहा था कि एक चीफ जस्टिस आएंगे, जो उनको कहा जाएगा उसी के तहत वो चलेंगे। तो जब ये बात आज दोहराई जाती है और तज्ज़िया निगार करते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब इसका इशारा देते हैं, तो हम क्या समझें कि आज के माहौल के अंदर जिस तरह चीजें जा रही हैं, जहां फौज जुडिशरी के पीछे खड़ी हुई है, मियां नवाज शरीफ साहब उनके मुखालफीन हैं, तो एक जो हिडन ताकतें हैं जिसकी तरफ सब इशारा करते हैं, क्या असल इलेक्शन उसी के खिलाफ मियां नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं? देखिए, जो नवाज शरीफ साहब का इज्जत दो का जो नारा है और उसी के वही इंतखाबी नारा है, वही इंतखाबात के अंदर उसी पे लड़ेंगे, ये है क्या? ये बेसिकली वो कहते हैं कि पार्लियामान की बालादस्ती हो और साथ में ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारा है, ये जुडिशरी के खिलाफ जो उनका बयानिया है ये उसके खिलाफ एक नारा है। लेकिन देखने की बात यह है कि इससे कौन इनकार करेगा कि पार्लियामान की बालादस्ती ना हो या फिर जो है सिविलियन रूल की बालादस्ती हो। ये तो सब हम और आप सब चाहते हैं, जिया साहब, शहर बड़ाई साहब, आप, हम, यहाँ पे जितने भी लोग जमहूरियत पसंद लोग हैं, एक पूरी स्ट्रगल, एक मज़ाहिमत की तारीख है, वो सब यही चाहते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब ने जो पार्लियामान है उसकी बालादस्ती की जो बात कर रहे हैं, वो अपने इस वक्त जो मौजूदा जिस गिरदाब में फंसे हुए हैं उससे निकलने के लिए बात कर रहे हैं, या एक सियासी जो बुनियादी ढांचा है उसमें बुनियादी तब्दीलियों की, फंडामेंटल चेंजेस की बात करें, जिसके लिए हमने, आपने, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है पाकिस्तान की जो चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें सुधार के लिए। तो बात यह है कि आमराना अदवार रहे हैं, हमारी सियासी तारीख दागदार रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसमें सिर्फ देखना यह है कि हम उसके बहुत हामी होंगे अगर हमें ये क्लैरिटी हो जाए कि वो बुनियादी ढांचे में तब्दीली चाहते हैं या इस वक्त जिस गिरदाब में फंसे हुए। मुनीदा, देखिए, मैं समझ रहा हूं कि जो अब एक वार पाथ पे है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ, वो इस वजह से हैं कि मुझे ये लगता है कि अब जो नैब केसेस जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। मई के दूसरे हफ्ते में कभी इम्कान है कि फैसला महफूज हो जाए और फिर थेरी ये है कि वो केयर टेकर सेटअप में आए फैसला या सजा का। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं 10-20 रोज में कहां आऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता। और इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब सब एक साथ उनकी बैठक जो है टीवी स्क्रीन पर नजर आई है कि खानदान के अंदर जो माजी के इख्तलाफात है, ये जो चपकलिच रही है माजी की, वो सामने नजर ना आए और अब एक सियासी अलम जो है
इज्तिमाई अलम में शामिल हो जाए जिसमें शहबाज शरीफ, मगर ये एक अहम एक नुक्ता साथ आपने ही उठाया काफिले के अंदर हो। है ज़िया साहब, जो असल टेस्ट होगा वो तब होगा अगर नैब कोर्ट्स के जरिए इनको सजा हो जाती है। और नैब कोर्ट्स के अंदर मैं आपको याद दिलाऊं सिर्फ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस नहीं है, हसन फवाद के खिलाफ भी केसेस हैं और जरदारी साहब के खिलाफ भी केसेस हैं। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हो जाती जिसका उन्होंने इशारा दिया है, तो आप समझते हैं कि इनकी पार्टी इकट्ठे रह सकती है? आपने तो इनकी पार्टी को बहुत सारे मरलों से देखा है। हाँ मुनीर, मेरा भी यही ख्याल था कि जैसे ये डिस्क्वालीफाई हुए थे तो एज यूजुअल जो तारीख है पीएमएलएन की या पीएमएल की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, पाकिस्तान बनने के बाद से वो तितर बितर हो जाएगी और इधर उधर लोग चले जाएंगे। लेकिन जिस अंदाज से नवाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है कि उन्हें पता था कि उनके साथ होने वाला क्या है, तो उन्होंने पहले दिन से ही इस सिचुएशन को सियासी तौर पे हैंडल करने की कोशिश की और जीटी रोड पे जब निकल पड़े उसकी वजह से। और फिर दूसरा एक उनके एडवांटेज रहा है कि हुकूमत वक्त भी पीएमएल के पास थी, तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से ही कुड कीप हिज पार्टी इंटैक्ट अंटिल द इलेक्शन। ये जो सेनेट का इलेक्शन जब तक नहीं हुआ था, पार्टी कंप्लीटली इंटैक्ट रही है। तो जहां तक मेरा ये ख्याल है कि अभी जो 2-3 महीने रह गए इलेक्शन के लिए, अगर ये टेम्पो वो बरकरार रखते हैं अपनी मैंने जो स्ट्रांग होल्ड है उनका वोट बैंक में, तो इलेक्टेबल्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं कि वो इधर उधर, जिनको जाना था शायद वो चले गए, अब शायद एक दो। अच्छा, तो आप वो मुनज़्ज़म रख सकते हैं? आपका तज्जिया ये है कि वो मुनज़्ज़म रख सकते हैं जो भी इलेक्टेबल्स हैं पीएमएलएन के टिकट के, चाहे वो जेल जाए या ना जाए। कर दें वो कोई, मैंने अनलेस कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए वो कर लेंगे मेरे ख्याल से। मुझे ये भी लगता है कि एज ऑफ टुडे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी। जी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, आपने बड़ी बात कर दी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी, बट हु इज द रियल कॉन्टेस्ट अगेंस्ट ज़िया साहब? जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो हुकूमत वक्त को या इनकी हुकूमत को जिस अंदाज से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो एक इलेक्शन के ज़माने में जो एक अपोजिशन को करना चाहिए वो काम चीफ जस्टिस कर रहे हैं। इन्हें अस्पतालों में जा रहे हैं, इन्हें जहाँ जहाँ वो मिस गवर्नेंस की जो उन्हें तवक्के हो सकती है वो वहाँ जाते हैं और स्पॉटलाइट करते हैं कि ये मिस गवर्नेंस इन्होंने की है। एक अपोजिशन जो रोल अदा करती है वो चीफ जस्टिस अदा कर रहे हैं। उसी से पता चलता है कि एस्टैब्लिशमेंट बहुत कमज़ोर हो गई है। जो रिलेंटलेस पॉलिटिकल अटैक किया है हम नवाज शरीफ साहब ने पिछले 1 साल में, उसकी वजह से मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट इतनी वीक हो गई है कि उन्हें चीफ जस्टिस को सामने लाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट वीक हो गई है, मगर जो नून लीग की क़यादत है वो तो कुछ और कहती है। वो कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट बहुत ताकतवर हो गई है और शायद जो हुक्मरानी वो करना चाह रहे हैं अब वो भी वो नहीं कर सकते। लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद कराची की सूरत हाल, सिंध की सूरत हाल पे भी बात करनी है, क्योंकि वहां पे भी एमक्यूएम तोड़ फोड़ का जो है वो सामना कर रही है और उस एमक्यूएम की जो खला एक बना के जा रही है वो कौन पुर करेगा, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने 36 अरब रुपए की वेलकम बैक। सुहेल वरायत साहब, आपने 11 अप्रैल को लिखा था कि इमरान आ रहा है, तो मुझे ये बताइए कि तलाल चौधरी भी अब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अंदर मुआहदा हो गया है कि एक सदर बनेगा और एक वजीर आजम बनेगा। तो चले मान लिया इमरान खान तो वजीर आजम बन गए, तो सदर क्या जरदारी साहब बन सकते हैं और ऐसा फॉर्मूला चल भी सकता है? मेरा ख्याल है कि इस फार्मूले पे अमल दरामद तो हो जाएगा। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान को अवामी सपोर्ट और गैर अवामी सपोर्ट दोनों से वो इक़्तिदार तक पहुंच रहे हैं, हवा भी उनके हक में है। लेकिन मैं इंतहाई बदशगुनी की बात है, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ कि ये सेटअप भी कोई लंबा नहीं चलेगा। इमरान खान आएंगे, हो सकता है पीपल्स पार्टी भी उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें भी कुछ ओहदे मिले, लेकिन ये पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म सलूशन नहीं होगा। ये एक शॉर्ट टर्म सलूशन तो हो सकता है कि जिसमें माइनस नवाज शरीफ, माइनस एन लीग
एक सिस्टम बन जाएगा। लेकिन ये उसी तरह का नॉन स्पिरिटेड सिस्टम होगा जिस तरह के 77 के बाद के सिस्टम आते रहे टिल 1988। तो और जब तक पीपल्स पार्टी दोबारा जो है वो सियासत में नहीं आई, इक़्तिदार में नहीं आई, रियल फोर्सेस जो आवाम की हैं वो रिप्रेजेंट नहीं करती थी असेंबली में अंदर। तो अब भी मुझे यूं लगता है कि हम हुकूमत बना लेंगे, हम हुकूमत को चला भी लेंगे, लेकिन उस हुकूमत की जड़ें आवाम में नहीं होंगी और 5 साल तक उस हुकूमत को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर सुहेल साहब ये बताइए कि अगर सदर जरदारी साहब बनते हैं और वजीर आजम इमरान खान बनते हैं तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये भी मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब की पार्टी तो इस पोजीशन में बन जाए कि अपना वजीर आजम बना सके, मगर वो इमरान खान नहीं होंगे, वो कोई और होगा। शाह महमूद साहब हो सकते हैं, असद उमर साहब हो सकते हैं। देखिए, वंस इमरान खान की पार्टी अगर सीटें ज़्यादा ले जाएगी तो फिर बड़ा मुश्किल होगा इमरान खान के अलावा किसी और को बनाना। हमारे सामने मिसाल है कि 1970 में जो था वो भुट्टो साहब को नहीं इक़्तिदार देना चाहते थे उस वक़्त के सदर याह्या खान, लेकिन मजबूर हो गए उनको बुलाकर इक़्तिदार उनके हवाले करने के, बल्कि उनको चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाने के। तो जब एक दफ़ा इलेक्शन हो जाते हैं और जब सीटें आ जाती हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। मगर आपके मुताबिक तो ये एक इंजीनियर्ड इलेक्शन लड़ा जाएगा। वैस साहब से भी मैंने यही सवाल किया था कि कई लोगों का ये कहना है कि ये इलेक्शन मियां नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होगा। आप भी यही समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान में एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी फोर्सेस मिल जाती हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी है, अब इलेक्टोरल हॉर्सेस भी हैं, इंतखाबी घोड़े भी हैं, हवा भी है, नून के ऊपर एहतसाब कामल भी चल रहा है, उनके खिलाफ फैसले भी आ रहे हैं, उनकी हुकूमत भी सिरकती हुई लगती है, उनकी हुकूमत आते हुए भी नहीं लगती। तो लिहाजा माहौल बनाया जाता है। हाँ, ये सब जब माहौल बन जाता है तो उसमें फिर बड़ा आसान हो जाता है मनूवरिंग को। अच्छा, ये आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। वैसा आप कराची में जहां आप बैठे हैं वहां पे तो एक जबरदस्त माहौल बना है, जहां पे माइनस अल्ताफ तो कब का हो गया, मगर अब एमक्यूएम भी तोड़फोड़ का शिकार है। मुझे ये बताइए, जो खला एमक्यूएम छोड़ के जा रही है उसको पुर कौन करेगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी, क्या पीटीआई करेगी, क्या कोई तीसरी जमात आ जाएगी, या यही जो 2 धड़े हैं एमक्यूएम के ये कुछ सीटें ले जाएंगे? देखिए मुनीजे, ये जो एमक्यूएम के मुनक़सिम एमक्यूएम के बाद एक खिला पैदा हुआ है कराची की सियासत में, यहाँ पर प्रेडिक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है। एक सियासी फिरकी घूमी हुई है, एक जिस तरह रोलेट आप खेलते हैं तो रोलेट पे आप जब अपने बैट रखते हैं तो नंबर इंतजार करते हैं कि वो दाना कहाँ पे आएगा। तो मैं नहीं समझता कि किसी एक जगह पे आप बैट कर सकते हैं। ये जरूर है कि 20 सीटों में कराची के अगर 6, 7, 8 सीटें अगर ये एमक्यूएम के धड़े निकाल ले तो इनके लिए बड़ा कारनामा होगा। देखिए, बात यह कि एमक्यूएम के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने कितने ज्यादा उनके क्रैकडाउन भी किए और फिर उनसे कंप्रोमाइज किया, क्योंकि उनके पास अवाम की सपोर्ट थी, वोट थे। जो सुहेल वड़ाई साहब तजिया कर रहे थे, उन्होंने अपने तजिए के अंदर ही पहले उन्होंने पेशनगोई की कि किस तरीके से ये अवामी और गैर अवामी एक कुव्वतों की एक सपोर्ट है, और साथ में उन्होंने जब तारीख का जो हवाला दिया उसके अंदर उन्होंने खुद ही उसका जवाब दिया कि अगर आपकी जेब में अवाम की वोट है, अगर दिलों में अवाम के आप राज करते हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। वरना तो चौधरी शुजात 10 साल के लिए वजीर आजम होते, इसी तरह गुलाम मुस्तफा जतोई होते, इसी तरह और लोग होते। बहुत सारे लोग आपसे अग्री करेंगे ज़ियाद साहब, जिस तरह अवैस साहब भी कह रहे हैं कि देखिए बात आती है असल में वोट की। जिस तरह बेनजीर भुट्टो साहिबा भी कहा करती थी कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो अवाम के पास अब ये तीनों पार्टियां जाने लगी हैं। आपने बड़े इलेक्शन देखे हैं, एक हवा की भी बात होती है कि हवा किस तरफ चल रही है, और आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब कैन स्टिल इमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मगर मियां नवाज शरीफ का अपना मुस्तकबिल क्या होगा? वो जेल के अंदर होंगे, नैब के केसेस उनके ऊपर बन चुके होंगे, हर किस्म की कदगन लग गई होगी, मीडिया के ऊपर भी कदगन है कि मियां नवाज शरीफ साहब को बीप करें। आज मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर बीप होते हैं, उस सिचुएशन के अंदर इनको लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिलेगी, तो कैसे ये जीत के आएंगे सामने?
देखिए मुनीज़, मेरी अगर आप ख्वाहिश पूछें तो मैं चाहता हूं कि किसी नए आदमी को इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। जो लोग ट्राई जो जिनको ट्राई किया गया है उनकी फेलियर्स हमारे सामने हैं। तो मैं अगर आप इमरान खान की जो रिफॉर्मिस्ट परफॉर्मेंस है, चैरिटी की परफॉर्मेंस है, उसको सामने रख के उसकी सियासत जो उन्होंने की है पिछले 4-5 सालों में, उसको अगर अलग रखें तो मेरा यह ख्याल है कि इमरान डिजर्व्स टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर आप उसकी इंटरनेशनल जो रिकॉग्निशन देखें, उसकी पाकिस्तान में रिकॉग्निशन देखें, इन्हें उसके नाम के साथ जो है ना पाकिस्तान के लिए अगर रिप्रेजेंट करने जाएगा वो बाहर, तो वो वर्ल्ड विल रिकॉग्नाइज पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इमरान। तो ये एक एडवांटेज बहुत बड़ा है। आपने तो बड़े इलेक्शन देखे हैं, आपने बड़े जलसे जुलूस देखे हैं, लोग असगर खान के जलसों की बात करते हैं, कहते हैं बहुत बड़े होते थे। मैं जलसों पे नहीं जा रहा हूं, उनका नतीजा जो है वो वोटों के अंदर नहीं निकलता। मैं जलसों पे नहीं जा रहा हूं, मैं इलेक्टेबल्स पे जा रहा हूं और मैं एस्टैब्लिशमेंट की इंजीनियरिंग पे जा रहा हूं। वो एस्टैब्लिशमेंट की इंजीनियरिंग जो है ना इस वक्त इस पोजीशन में पहुंची है कि वो ये देख रही है कि जैसे मैंने कहा कि पीएमएलएन लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इमर्ज करेगी। तो इस सिचुएशन में उन्हें अगर इमरान को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो पीपल्स पार्टी को कुछ सीटें देनी पड़ेगी उनको सिंध में, कराची में, ताकि वो वहां से उनके पास इतनी सीटें मिलें और इमरान को पंजाब में कुछ इतनी सीटें मिली तो दोनों मिलाकर एक इंजीनियर्ड गवर्नमेंट बने जिसमें इमरान वुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जैसे सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि ये ज्यादा चलने वाली दुकान नहीं है। आई वॉन्ट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट। आप सब बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग इलेक्शंस की, और सुहेल साहब ने भी बड़े इलेक्शन देखे, आप सब ने बहुत देखे। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करती हूँ कि अगर टर्नआउट ज्यादा हो जाता है तो क्या इतना आसान हो जाएगा इलेक्शंस को इंजीनियर करने का? अगर हम बंदरबांट करें सीटों की तो क्या ये मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ साहब फिर भी एक वाज़े अक्सरियत, ज्यादा अक्सरियत नहीं मगर एक वाज़े अक्सरियत ले जाएं? सुहेल साहब देखिए मुनज़्ज़े, चेस बोर्ड बिल्कुल सामने पड़ा है। 50 सीटें तो ऑलरेडी मुहिब्बे वतन ताकतों के पास हैं, बलूचिस्तान, कराची और फाटा। तो उसके बाद रह गई 35 सीटें थी पहले तहरीक इंसाफ की और 120 से ज्यादा सीटें थी नून की। नून की सीटें इलेक्टेबल्स की स्विंग के साथ ही अब नून की सीटें रह चुकी हैं 60-70, ठीक है, और 60-70 से भी अभी ये नीचे जाएंगी। जब तक 50 से नीचे नहीं जाएंगी जो मुहिब्बे वतन हल्के हैं, हम इसको रिजल्ट को नहीं मानेंगे। तो इसलिए आप ये समझें कि हाँ, कोई इनकलाब आ जाए, कोई अनहोनी हो जाए, कोई ऐसा वाकया पाकिस्तान के लोग अचानक बहुत ज्यादा बागी हो जाए, सिंपैथी वोट भी तो आ सकता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, वही बहुत ज्यादा बागी हो जाए सिंपैथी वोट। अगर मियां साहब को आप जेल में डाल देते हैं और आप उसकी बेटी को भी जेल में डाल देते हैं, बड़ा समझदार हो गए, तो दिल धड़कता है। 79 में लोगों ने वोट डाले थे पीपल्स पार्टी को, सारे उनके उम्मीदवार नायल हो गए थे। 1985 में लोगों ने तजर्बा सीख लिया कि जो भी सिस्टम आए बस उसमें शामिल हो जाएं, और जब थोड़ी सा सिस्टम बहाल हो 88 की तरह का तो फिर अपना ओरिजिनल वोट डाल दें। तो लोग भी बड़े सियाने हैं, वो कहते हैं जो रास्ता मिलता है उस रास्ते को तो इस्तेमाल करें, और दुश्वार गुजार मामला जो है जब वो आसान हो जाएगा तो फिर उधर चले जाएं। नहीं, मगर आपने एक सिनेरियो बिल्ड किया, आपने कहा जी हुकूमत जो होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई की। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कोalition हो सकती है। नहीं, मैंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, सपोर्टेड बाय पीपल्स पार्टी। लेकिन ये जो फार्मूला कह रहे हैं सदर जरदारी प्रेसिडेंट होंगे, मुझे इससे इख्तलाफ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये देग जो है ये चढ़ने वाली नहीं है, और ये ज्यादा देर तो बिल्कुल नहीं चलेगी। ये दुकान चलने वाली बिल्कुल नहीं है। मंसूबा ये है कि मैं ये समझता हूं कि इस तरह की मंसूबाबंदी की जा रही है, और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इसमें कामयाबी भी हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो मज़ाहमत की सियासत है वो बहुत कम है, और लोग जो हैं वो चाहते ये हैं कि अब मज़ाहमत ना की जाए,
क्योंकि मजामत के माजी में जो तजर्बात हैं, कोड़े, कैदें, मुश्किलात, जितना वो फिर इतने तल्ख हैं कि, और दूसरा फिर सियासी जमातों ने उनके साथ जो किया अपने जियालों के साथ, वो भी कोई इतना काबिल इज्जत नहीं है। तो इसलिए लोग भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हम भी कॉम्प्रोमाइज हम पे हम आने लगे, साहब भी बैठे हुए हैं और वो उनसे भी बात करेंगे इसके ऊपर। वो तो इस मामले को बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, गहराई से देखते हैं। मगर एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये बताइए कि एक और भी तो चीज हो सकती है, वो ये हो सकता है कि जो साउथ में एक धड़ा बन रहा है, इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा जो जत्था है वो भी तो सामने आ सकता है, और उनमें से भी तो एक संजरानी स्टाइल वजीर आजम बन सकता है कि नहीं बन सकता? मेरा ख्याल है इमरान वोंट अलो एंड वोंट सपोर्ट देम अनलेस दे जॉइन हैंड्स विद हिम। मेरा ख्याल है कि वो उनके साथ उस वक्त तक अलायंस नहीं करेंगे जब तक कि वो सरेंडर नहीं करते अपना अलग से इंतखाबी निशान। वो चाहेंगे कि वो उनके पहले डिसिप्लिन में आए, फिर उनको सपोर्ट करेंगे, और अगर वो नहीं करते और अलग धड़ा रखते हैं तो पीटीआई अपना बंदा खड़ा करेगी और फिर उनका जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 8-10 हजार पीटीआई का बंदा वोट लेगा और फिर उनकी जीत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा वैसे अब ये बताइए कि बार बार तज्जिया निगार क्यों कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि इमरान खान को ही वजीर आजम बनाया जाएगा, उनकी पार्टी में से किसी और को ले लिया जाएगा? एंड डू यू अग्री विद दैट? देखिए मुनीज़े, मैं समझ रहा हूं कि ये पत्थर की लकीर वाले तज़किये नहीं हैं। सुहेल वड़ाई साहब इतने हमारे रिस्पेक्टेड साथी हैं, बहुत पुराना साथ है। इन्होंने कुछ माह कबल कहा था कि पार्टी इज ओवर अबाउट नून लीग। आज ये समझ रहे हैं कि एक फार्मूले के तहत जो है इमरान खान आ जाएंगे वज़ीर आज़म। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं केओस है और फ्लूइड सिचुएशन है। मैं समझता हूं कि ये जो देग है ये ना मीठी होगी और ना फीकी होगी, तो अगर इसको देख के ही इस तरह में बात करनी है। देखिए मुनीज़े, बात सबसे बड़ी बात यह है कि ये जैसे हमारे पुराने कॉमरेड दोस्त हैं तालिब इल्मी के जमाने में, उनसे हम बात करते हैं, वो समझते हैं कि कुछ नहीं बदला 80-90 से और उससे ज्यादा बदतर हालात हो गए। मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। ये इस्टेब्लिशमेंट जो है, हर चीज इस्टेब्लिशमेंट नहीं करा सकती, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। इस वक्त आप ये देखिए कि एक ताकतवर ग्रुप तो है, लेकिन कोई सबसे बड़ा ग्रुप इस तरीके से नहीं है कि वो हर चीज पे उस मुसल्लत हो जाए। ये मीडिया के हाथ में भी है। ये देखिए मीडिया जो है वो उसकी अपनी सेंसरशिप भी है, उस पे कज़गन कहीं ना कहीं लगी है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। आप ये देखिए कि जिस रोज पूरे मीडिया के अंदर ब्लैकआउट था, उस रोज मैंने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पे प्रोग्राम किया था। मेरे फेसबुक पेज से 5 लाख लोगों ने उसको व्यू किया। अच्छा, इसी तरीके से जी बिल्कुल, फिर उसके बाद ज़रार खोड़ो वगैरह ने अगले रोज किया, तो जब उनकी टर्न आई। इसी तरह आप देख लीजिए इस वक्त हजारा कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। इसी तरह आप देख लीजिए कि पश्तून सरापा एहतजाज है। इसी तरह बलोच जो है वो उनका एहतजाज है। ये आपका अब 2 तरीके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपसे सिर्फ 30 सेकंड ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसको हम एक लेंस तो हम इस तरह देख लें कि इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान इनके पीछे है और ये सारा कुछ वही करा रहे हैं। और दूसरा ये है कि इनकी बात सुने, इनका गमो गुस्सा जो है वो निकालने दें और उसके बाद उसकी सोल्यूशन की बात करें और इनको दूर ना होने दें। देखिए, रियासती इदारे, हुकूमतें और बशमूल हम सब के, मीडिया के, सिविल सोसाइटी, हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ये जो पुराने क्लीशेस के साथ है ना कि हर चीज एस्टेब्लिशमेंट करती है, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई थिंक कि हमें और जमहूरी जो सियासी कुव्वतें हैं उनको एहतियात से आगे कदम चलाना चाहिए कि गैर जमहूरी कुव्वतें जो है वो तसल्लुत न करें, और कहीं अगर उनका बयानिया गलत हो रहा है तो अपने बयानिए से उसको काउंटर करेंगे। हमारा भी फर्ज है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारा भी फर्ज है। मगर ज़िया साहब, मीडिया के ऊपर तो बहुत सारी कदगने लग गई हैं। आजकल मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर बीप होती है, जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं,
कई तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब मंजूर पश्तीन ना बन जाएं। और दूसरी तरफ हम देखें कि सोशल मीडिया जो है उसको आप कैसे रोकेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया को आप रोक लेंगे, सोशल मीडिया का आप क्या करेंगे, मगर इसका इफेक्ट जो होगा इलेक्शंस पे क्या होगा, खासतौर पे जो एक तरीके से किबला दुरुस्त कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। देखिए, जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, इसमें मीडिया की अपनी गलती है। अगर मीडिया रेजिस्ट करना चाहे ना, आज कर सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया उनके पीछे है। अगर वो कंट्रोल भी कर लें पूरे ब्रॉडकास्ट मीडिया को, वो सोशल मीडिया क्या करेंगे? ये जो पुराने हरबे जो है ना, अब मीडिया को कंट्रोल करने के अब ज्यादा मजबूत नहीं रहे। और दूसरी बात है कि मज़ामत की बात की थी सुहेल वड़ाइच साहब ने कि हमारे यहाँ मज़ामत नहीं होती है, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि पंजाब में पहली दफा भुट्टो साहब ने कि जब पीपल्स पार्टी ने जब जीता था, पंजाब ने मज़ामत की थी, और इस दफा भी मुझे लगता है कि पंजाब मज़ामत करेगी। और जब पंजाब मज़ामत करता है ना, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट फेल हो जाती है। जी, बहुत कहने का सलीका आना चाहिए और मज़ाहिमत में प्योरिटी होनी चाहिए। सुहेल साहब, अल्लाह करे जी इनकी जुबान मुबारक हो। अच्छा, नहीं, मगर आप कह रहे हैं कि जुबान मुबारक हो, मगर आपका तज्जिया कुछ और है। मुझे ये बताइए, मीडिया के ऊपर भी नजर डालें, जियो की कारकर्दगी के ऊपर नजर डालें। हम तो समझ रहे थे कि आप लोग रेजिस्ट करेंगे, मगर मामला तो किसी और तरफ चले गए। आप भी जो मुहब्बे वतन लोग हैं, उन्होंने कहा कि मीठा मीठा आप बोलें, तो आपने मीठा मीठा बोलना शुरू कर दिया। तो इसका क्या असर होगा मेन स्ट्रीम मीडिया का? आखिरकार कोई ना कोई असर रसूख तो होता है इलेक्शन। मेरा ख्याल है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे हमें बाद में शर्म आए। हाँ, प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ हम ही अकेले सबसे आगे जा रहे थे और पीछे हमारा बैकअप कोई भी नहीं है, ना पॉलिटिकल है ना जर्नलिस्टिक है। ट्रेड यूनियन ख़त्म हो चुकी है, सियासी कुव्वतों में जो है वो मज़ामत नहीं है। तो ऐसी जब वक्त आता है तो उस वक्त आप रास्ता निकालते हैं कि आप जिंदा भी रहें और अपनी बात भी कहते रहें। तो हम जिंदा भी हैं इंशाल्लाह और अपनी बात भी करते रहेंगे और हमारी आवाज़ वक्त आने के साथ बुलंद होती जाएगी। मगर आपको हम शर्मिंदा नहीं करेंगे। मगर जो मीडिया की सिमत दुरुस्त की गई है, उसका असर इलेक्शंस पर क्या होगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मीडिया इतना डाइवर्स हो चुका है कि मीडिया में सच की आवाज कहीं ना कहीं से आती रहेगी। ये रोकना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब, अवैस तौहीद साहब, ज़ियाउद्दीन साहब। नाजरीन, हम रोज सियासतदानों से बात करते हैं, मगर सोचा कि आज खरी खरी बात हो ही जाए हमारे सियासी पंडित से, चूंकि वो ज्यादा निडर हैं और ज्यादा खुल के बात कर सकते हैं आने वाले इलेक्शंस के बारे में और जो सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा बन रहा है। तो कम से कम यहाँ पे सबका यही ख्याल है कि वोट को तो इज्जत देनी चाहिए, मगर वोटर को भी इज्जत देनी चाहिए। और आगे पाकिस्तान की जो बका है वो इसी में है कि जो जमहूरियत का तसलसल है वो चलता रहे, और जमहूरियत के तसलसल के लिए सियासतदानों को भी इसके साथ वफादारी करनी होगी। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।